नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला है दंगल का। किसानों पर देश में चल रहे दंगल के बीच कृषि सुधार, आंदोलन, राजनीति और कृषि क्षेत्र में बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन सारे पहलुओं पर अपनी बात रखी है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में प्रधानमंत्री ने आज कृषि कानूनों पर अडिग रहने का संकेत देने के साथ साथ कहा कि कानून बनते हैं तो अच्छे सुझावों पर उनमें बदलाव भी होता है। पीएम ने कहा कि आज जो कृषि सुधार हुए उनकी वकालत पहले की सरकारें करती रही हैं। पीएम ने विपक्ष से कहा कि बदलाव होने दें, अगर अच्छा हुआ तो विपक्ष के नाम, खराब हुआ तो मोदी के नाम। पीएम मोदी ने आंदोलन खत्म करने की अपील भी की, एमएसपी के बने रहने की गारंटी भी दी, मंडियों को और आधुनिक बनाने पर जोर भी दिया, लेकिन साथ ही साथ कहा कि आजकल एक नई एफडीआई है, वो है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। मोदी ने यह भी कहा कि आजकल कुछ आंदोलनजीवी होते हैं जो खुद तो आंदोलन खड़े नहीं करते, लेकिन कहीं भी आंदोलन हो तो वहां पहुंच जरूर जाते। पीएम ने आंदोलनजीवी परजीवी कह के उन्हें संबोधित किया। पीएम मोदी ने खुद की आलोचना के मद्देनजर यह भी कहा कि मोदी है तो मौका है, आनंद लीजिए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज कृषि कानूनों पर अपनी सरकार की नीति और नीयत को एक बार फिर साफ किया। लेकिन सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री की अपील के बाद किसान आंदोलन खत्म होगा या फिर वाकई मोदी है तो मौका है। पहले रिपोर्ट देखिए, प्रधानमंत्री की बात सुनिए, फिर आपको बताते हैं आज दंगल में मेहमान कौन कौन है। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है, वो न वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी, ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। यहाँ जो विरोध में दल है, उनकी भी जहाँ सरकारें हैं, वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया, तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो। लेकिन मैं देख रहा हूँ इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। सदन में भी जिस तरह चर्चा हुई, और मैं सच बताता हूं, चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। ये ठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं, मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा। लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे, और घर में भी खिचड़ी चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए।
मोदी है, मौका लीजिए। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, वो शिरोमणि अकाली दल का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ अजय आलोक हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले गौरव भाटिया, आंदोलनजीवी परजीवी हैं, मोदी है तो मौका है, मजा लेते रहिए। और फिर साथ साथ कि हर शादी में एक फूफी होती है, वो नाराज हो जाती है। ये तंज किस पर है? रोहित जी, देखिए, हम सबसे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया, मैं समझता हूं हर नागरिक को उस पर गर्व होगा। और एक बहुत बड़ी बात आपने सही कहा, उन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलनजीवी भी हैं जो अपना तंबू वहां गाड़ लेते हैं जहां आंदोलन चल रहा होता है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मुद्दा क्या है, इनका लाभ कैसे करा सकते हैं आंदोलनकारियों का, बस उनको अपना आंदोलन जारी रखना है। और ये इसलिए है कि वो मोदी जी से नफरत करते करते देश का नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत प्रमुख है, छोटे किसानों की चिंता किसी को नहीं हो रही। छोटे किसानों के लिए बड़े बदलाव लाए गए हैं, उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जो बड़े किसान या बिचौलिए हैं या कुछ लोग हैं जो आंदोलनजीवी हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। वरना आप बताइए, आपने प्रधानमंत्री जी की ही बात को बढ़ा रहा हूं, 75 दिन तक क्या एक छोटा किसान, जिसकी बात आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, वो कर सकता है? 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, जब लागू हुई तो आपको मालूम है विपक्ष ने और इन आंदोलनजीवियों ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ये अपमान निधि है, ये सम्मान निधि नहीं है। और इसीलिए मैं कहूंगा, कुछ लोग होते हैं, जैसे शादी का ही उदाहरण है कि लड़की और लड़की वाले अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं, उसमें फूफी होती हैं, वो हर चीज में नुक्स निकालती हैं, वो बताती है कमी है। उनसे ये पूछा जाए अच्छा क्या है तो वो नहीं बताती हैं। वही बात यहाँ पे विपक्ष भी कर रहा है। विपक्ष के पास ना दिशा है, ना उनको पता है कानूनों में है क्या, और उनको ये भी नहीं पता कि कानूनों में सुधार क्या करना है, लेकिन विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। भाटिया जी, शादी में तो दूल्हा ही सड़क पे बैठा 75 दिन से, फूफी की तो बाद में बात आती है। जिसके लिए आप कर रहे हैं वो बैठा ना सड़क पे। तो मैं इतना जानता हूं कि कोई भी छोटा किसान ट्रैक्टर पे सोफा लगा के नहीं बैठता है, जैसे एक आदरणीय 50 साल के अपरिपक्व बालक बैठे थे। और रोहित जी, ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या कोई छोटा किसान जिसको सरकार मदद कर रही है किसान सम्मान निधि, बीमा योजना के तहत और सॉइल कार्ड देके, क्या वो 75 दिन तक अपनी खेती से दूर रह सकता है? हमने सबने देखा है किस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, गालियां दी गई। शर्जील इमाम उमर खालिद किसान बन गए, योगेंद्र यादव किसान बन गए। ये किसान है नहीं, और भारत की जनता ये देख चुकी है। और एक बात और कहूंगा, विरोधाभास देखिए, ये प्रश्न आज जरूर पूछिएगा। एक पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, सेक्शन 25, पूछिएगा जरूर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। वो कहता है कि अगर उल्लंघन किया कानून का पंजाब में किसान ने, तो उसके जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। ये कानून क्यों नहीं रद्द हुआ? इसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं प्रश्न उठाते? कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस क्यों नहीं लेते? ये प्रश्न जरूर पूछिएगा। ठीक है सिरसा जी, 5 बजते गाड़ी निकाल लेते हैं लगता है, क्योंकि जब इनको 5 बजे बुलाते हैं हम हमेशा गाड़ी में ही रहते हैं। सिरसा जी, चाहता हूं जी आज के लिए कोई बात नहीं, आप चलते चलते बात कर सकते हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप जा रहे हैं या आ रहे हैं प्रधानमंत्री की बात के बाद? आपने आने का सोचा है या जाने का ही है अभी भी, कि चलते ही रहना है और जाना है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात, आज मुझे इस बात की जरूर तसल्ली हुई है कि पिछले कुछ दिनों से कम मैं खुद भी बड़ा आहत था, और बहुत सारे लोगों को एक बात की बड़ी तकलीफ हो रही थी, दुख हो रहा था। ऐसा मैसेज जाने लग पड़ा था जिसके कारण हमें लगता था कि सिखों का पर्टिकुलर नुकसान हो रहा है, और एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि जैसे हम कोई देश विरोधी हैं। तो कम से कम आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपने वक्तव्य में ये बात कही और सिखों के बारे में बताया, तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के जो भी स्पोक्स पर्सन है या बीजेपी का जो भी नीचे तक का स्तर तक का आदमी इस भावना को समझेगा कि किसान आंदोलन किसानी का आंदोलन है। अगर उसके अंदर पंजाब का किसान है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एंटी देश की बात करता है या एंटी देश के खिलाफ बोलता है। आप यकीन मानिए, पिछले कुछ दिनों से एक इस तरह का माहौल बन गया था जैसे बहुत सारे सवाल को घेरे, हमें लगता था कि हमारे पर्पस के लिए डाले जा रहे हैं और हमें सवाल किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक तो आज
बात बड़ी क्लियर होगी बीजेपी के सामने भी कि जो बार बार हमारे ऊपर सवाल कर रहे थे, आज देश के प्रधानमंत्री ने ये तो देश को बताया कि कम से कम सिखों के ऊपर सवाल नहीं को खड़ा कर सकते। लेकिन सिरसा जी उन्होंने एफडीआई भी बताई एक, वो एफडीआई वहीं से तो आई ना, उसी की तरफ उनका इशारा था ना। नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने एफडीआई के बारे में क्या बोला, मेरे ध्यान में नहीं है, हो सकता मैं मिस कर गया हूं उस चीज को। लेकिन आप ये मानते हैं कि सिख जो है देश के खिलाफ में कोई बात सुन सकता है, ये बोल सकता है? फॉरेन डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर से फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, कि आप विदेश से कोई ऐसी आइडियोलॉजी घुसाने की कोशिश होती है आंदोलन में जो देश को तोड़ने का काम करती है। नहीं, ठीक है ना, हमें कोई इतराज नहीं है, जब तक वो किसी के प्रति बोल रहे हैं तो हमें इतराज थोड़ा ही, हमें तो अपनी चिंता थी ना कि सिखों के प्रति। तो आज उन्होंने क्लैरिफाई किया कि सिख तो ऐसे नहीं है, ये तो बात आप मानते हैं या मैं गलत कह रहा हूं इस बात पे? तो अब इसके बाद जो कड़वाहट थी वो कम हुई है, आपको लगता है बातचीत होगी, थोड़ा बेहतर होगा माहौल, या गाली देते रहेंगे वहां से लोग? नहीं, देखिए, पैसे भेजना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन पैसे देश के खिलाफ भेजना, ये देखिए, हम पहले दिन से कहते हैं ना, हम बर्दाश्त करते हैं ना ऐसे लोगों का साथ देते हैं, और ना ही हमारे किसान भाई ऐसे लोगों का साथ देंगे। हमारा घर से एक किसान बनता है तो दूसरा जवान बनता है। लेकिन ये माहौल जो बनाया जा रहा था, उसका मैं समझता हूं कि आज कम से कम जो बीजेपी के स्पोर्ट्समैन भाटिया जी बैठे हैं, वो भी इस बात को आज के बाद कम से कम बोलने से पहले जरूर इस पे विचार करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री की लाइन लेंगे, कोई नई लाइन नहीं लेंगे। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस की बात भाटिया जी ने कही, तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, कांग्रेस तो बिल्कुल यही कानून लेके आना चाहती थी और 2017 में पंजाब में लेके आई है। बिल्कुल ठीक कहा। कॉन्ट्रा हमने तो बार बार चिल्ला के कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध करने से पहले उस कानून को तो वापस लें। वो तो खुद ही कानून उन्होंने लागू किया है, जो केंद्र सरकार ने कानून लागू किया है वही तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कानून लागू किया है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, और हम तो यह भी कह रहे हैं कि 2012 में, आज तो मोदी जी ने भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस ये 2012 में लाना चाहती थी। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी यही काम कर रही थी। तो कांग्रेस इस बात से भाग रही थी, हम तो उनको खुद ही कटारे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस यही काम करना चाहती थी, कांग्रेस ने यही काम किया है, पंजाब के अंदर भी किया है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज तक उस कानून को रद्द नहीं किया। गलत है। लेकिन अगर जी, आपकी बात पे मैं कमेंट लूंगा अभय जी से, उसके पहले गौरव भाटिया आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट कहूं, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सिख समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश सिख समाज का बहुत आदर करता है। उनके शौर्य के चर्चे केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में होते हैं। और अभी प्रकाश पर्व पे भी हमने देखा था किस तरह से हमने जो है श्रद्धांजलि दी और व्यक्त किए अपने जो भाव थे। लेकिन अकाली के नेता मनिंदर जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज तक पे ही आपने कहा था भिंडरा वाले से आपकी हमदर्दी है, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई अगर देश के खिलाफ रहेगा तो उसके लिए इज्जत बिल्कुल नहीं होगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कहता है कि हमारे भाई हैं, जो आंदोलनकारी भी हों चाहे, लेकिन अगर उसमें कोई खालिस्तानी झंडा लगाएगा तो वो हमारे समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, और उसको आप सिख समाज से ना जोड़ें, यही मेरी विनती है। और भिंडरा वाला पे हो सकता है कि आप आज कहें कि आप उससे हमदर्दी नहीं रखते हैं, ये अपेक्षा मैं आपसे जरूर करूंगा। बोलिए सिरसा जी। नहीं, मुझे भाटिया जी की बात समझ में नहीं आती कि भाटिया जी उन चीजों को बीच में लाना चाहते हैं जिनका ना तो किसानी आंदोलन से, आपने कहा, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। आप छोड़िए, हम लोग भी कभी भी कोई देश को बांटने की बात कहे, झंडा लगाए, खालिस्तान की बात करें, हमने कब आपको कहा कि आप उसकी बात करेंगे? लेकिन आप एक बात सुने, आप बोल दीजिए ना, मैं तो आपको एक और मौका दे रहा हूं, मैं सुनना चाहता हूं। आप बोलिए भिंडरा वाला आतंकवादी था। मुझे झूठ है, नहीं, जो ना तो आपकी मुझे जरूरत है, आपकी मुझे बताइए, आप ऐसी सर्टिफिकेट नहीं देने वाला हूं, लेकिन ये पूरा देश देखता है। आप भिंडरा वाले को देशभक्त मानते हैं, आप देश को हम उनको आतंकवादी मानते हैं, और इसीलिए सिख समाज का अपमान मत करिए। सिख समाज कभी भी किसानी मुद्दा है जो होते हैं उनके साथ अपनी पहचान नहीं रखेगा। अच्छा ठीक, अब झगड़ा नहीं। सिरसा जी आपने खुद इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री की बात से आपको राहत मिली है सिख समाज के लिए, उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनका आपने स्वागत किया। लेकिन सर, इस बात से भाग नहीं सकते ना कि इस मामले में खास तौर पर जिस तरीके से प्रदर्शनों के दौरान खालिस्तानी झंडे लहराए गए हैं, उनके ऊपर सवाल उठना बनता है। जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग इस मामले में दिखाई दे रही है, सवाल उठ रहे हैं,
वो पूछने पड़ेंगे। अब आप सामने होंगे तो आपसे पूछेंगे, कोई दूसरा उनके पक्ष का आएगा तो उससे पूछेंगे। आप कह दीजिए हमारा कोई लेना देना नहीं, आप कह दीजिए कि नहीं हमारा इससे रिश्ता नहीं है, हम मान लेंगे, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है सर, ना हम ऐसी फॉरेन फंडिंग के खिलाफ हैं जो हमारे देश के तोड़ने की बात करती हो, ठीक है, जो किसी देश के टुकड़े की बात करती हो। ऐसी फॉरेन फंडिंग जो लेता है वो भी पापी है और जो भेजता है वो भी गुनाहगार है। चलिए अजय जी और अभय जी दोनों के पास आता हूं फटाफट से। अभय जी, आप लोगों को आपको क्या लगता है पीएम ने क्या कहा, आंदोलनजीवी कहा या फूफी कहा? आज प्रधानमंत्री जी का भाषण अच्छे शब्दों का भाषण था, मगर अर्ध सत्य और झूठे तथ्यों के आधार पर था। प्रधानमंत्री जी ने श्रमजीवी परजीवी का तो उल्लेख किया, मगर उनकी पूंजीपति जीवी सत्ता का उल्लेख करना प्रधानमंत्री जी भूल गए। प्रधानमंत्री जी, आत्मोद्भुक्त और अहंकारी सत्ता आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती। आप पूंजीपति आश्रित सत्ता सरकार का निर्माण कर रहे हैं जो हम होने नहीं देंगे। हम आपको साफ कर देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने आज कुछ अवसरों की बात की 2014 के बाद जो आपने पैदा किए उसका उल्लेख किया, और आपने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता को भी आज के संदर्भित विषय पर बताने की कोशिश की। तो मैं भी सिर्फ 3 लाइन उनकी आज के संदर्भ में आपकी सत्ता पर मैथिली शरण गुप्त क्या कहते, वो कहते आपने तो अवसर सिर्फ पूंजीपतियों के लिए गढ़ा है, किसान तो चौराहे पर अपना हक मांगता पड़ा है, आपका कार्यक्षेत्र सत्ता के स्वार्थों से भरा है, पल पल है अनमोल, उठ भारत आंखें खोल। आपका पहला सत्य और तथ्य मैं उजागर करता हूं, ये 2014 का जून का परिपत्र सारे राज्यों को कहा समर्थन मूल्य के ऊपर 150 रुपए बोनस दिया तो मैं आपका अनाज खरीदना बंद कर दूंगा प्रधानमंत्री जी। ये दूसरा शपथ पत्र फरवरी 2015 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कह दिया कि 50% ऊपर समर्थन मूल्य अगर लागत का दे दिया तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री जी। ये तीसरा परिपत्र है जो कि बिहार का है। बिहार ने एक प्रेम पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी आपको, उसकी एक लाइन में आपको बता देता हूं। उस बिहार के प्रेम पत्र में उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मंडियों का वो पूरी तरह खत्म हो गया, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे, आप धान का मक्के का जो समर्थन मूल्य तय करते हैं बहुत अपर्याप्त है, 2526 और 2532 रुपए कर दीजिए। 2016 में आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2016 खरीफ से लेकर 19 तक 26,140 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने शुद्ध मुनाफा कमाया। अगर ये नहीं होती तो वो सीधा किसानों के खाते में जाता। आपने एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाने का दुस्साहस किया, भूमि के उचित मुआवजा कानून जिसको सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर पास किया था। आपने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात की, 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपने लागत का मूल्य प्रधानमंत्री जी बढ़ा दिया। 2,36,000 करोड़ रुपए किसानों से प्रति वर्ष निकालने लगे और सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को देने का स्वांग आप रच रहे हैं। इन 3 काले कानूनों में आपने असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी है और मंडियां आपने कहा समाप्त नहीं होगी तो समाप्त होना प्रारंभ हो गई। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, बिहार में तो है ही नहीं जो बिहार गाने गा रहा है। बिहार से नेता बैठे हैं, उनसे पूछता हूं, आपकी बात पे जवाब दे। अजय जी, इनसे पूछा था, इन्होंने तो बताया नहीं। पीएम ने आंदोलनजीवी इनको कहा या फूफी इनको कहा अपने भाषण में? नहीं, ये तो परजीवी है, ये आंदोलनजीवी नहीं है, ये पूर्ण रूप से परजीवी है। ये आंदोलनकारी को फंडिंग फाइनेंस करते हैं, इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने। अभय जी को बस यही कहूंगा, उम्र निकल गई है आपकी, अपने मार्क्स ढूंढते ढूंढते सिर्फ शीशे साफ कर रहे हो आप। अरे अब तो संभलिए। आज तो मनमोहन सिंह जी को इंगित करके मनमोहन जी के शब्दों को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने क्या कहा, वो आपने नहीं सुना। There is a need for an integrated big market where all the farmers can capitalize on goods. वो बात तो आपने नहीं सुनी। क्या वो तीनों कानून उसमें नहीं इंक्लूडेड थे? माननीय प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के, जब एक बात सुना कीजिए तो सब बातें सुना कीजिए। आइए क्यों भूल जाते हैं कि आप विपक्ष में हैं लेकिन आप सत्ताधारी दल रह चुके हैं 60 वर्ष। ये सत्ता तो आएगी जाएगी, देश चलना चाहिए ना। रिफॉर्म की कोशिश तो आपने भी की है किसानों की, ये भी प्रधानमंत्री ने आपकी पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने तो इतना तक कहा कि चलो अच्छा है, मोदी तो वही कर रहा है जो मनमोहन सिंह ने राह दिखाई। लेकिन आप लोग निराशा कुंठा से इतने ग्रसित हो गए हैं कि मोदी का नाम सुनते ही आप लोग को मिर्ची लगने लगती है। अरे अच्छा काम देश के लिए हो रहा है,
ऐसा क्यों नहीं चेंज करेंगे ऐसे कानून को जिसके कारण पिछले 70 वर्षों में आपके नेता कहते थे कि लगभग 1.5 लाख किसानों ने खुदकुशी कर ली, कानून बदलने की जरूरत है। आपके नेताओं का ऑन रिकॉर्ड बयान है। आज जब उस चीज में एक प्रयास हो रहा है तो उसमें सुधारों की जगह आप झूठ मूठ का मीन में एक निकाल रहे हैं। आज फिर प्रधानमंत्री ने पूरे राज्यसभा में कहा कि कानून पे मूल बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि भाई इस कानून में काला क्या है। ना सिरसा साहब बोल रहे हैं, ना कांग्रेस बोल रही है, बस वापस ले लो कानून जी। क्यों ले लो? अपने राज्यों में लगा के रखा हुआ है, पंजाब में लगा के रखा हुआ, महाराष्ट्र में लगा के रखा हुआ, ज्ञान दूसरे को बांट रहे हैं, कानून वापस ले लो। क्यों ले लो? आप किस बात पे खफा है? आप इस बात पे खफा है कि दोबारा मोदी जी क्यों आ गए? उससे आपके खफा होने से क्या होगा? जनता के बीच में विश्वसनीयता तो आपकी जा रही है ना। हर चीज में विरोध करना, विदेशी ताकतों को सपोर्ट कर देना, यह कहना कि विदेशों में भारत की बड़ी बदनामी हो रही है, सबसे क्या आप अपने आप को हल्के कर रहे हैं? आप और आपके नेता, आपकी पार्टी अपने आप को हल्की करते जा रही है, जनता से पकड़ छूटती जा रही है। और देखिए यार, आप और सिरसा साहब लड़ भी जाते हैं, बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। अपने बारे में, अपनी बारे में बोलिए। अभी देखिए कांग्रेस, अभी सिरसा साहब ने तुरंत कांग्रेस को घेर लिया। अभी सिरसा, अरे एक मिनट सुनिए ना, अभी सिरसा साहब ने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया कि कांग्रेस पार्टी यही कानून लेके आना चाहती थी। आज भी क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह वही कानून लगना चाहते हैं? अरे आपस में जमीन छीनने की होड़ आप में क्यों लगी हुई है, जबकि दोनों की जमीन खिसक रही है? समस्या तो वहाँ है ना, राजनीतिक समस्या बताइए। ठीक है, राजनीतिक समस्या ठीक है। अब है जी, गौरव भाटिया ने एक बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर। नहीं करते हैं। गौरव भाटिया ने बड़ा आरोप लगाया, जैसे आप दस्तावेज दिखा के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने दस्तावेज दिखा के आरोप लगाया। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अगर किसान कहीं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसको जेल की सजा है या नहीं है? रोहित सरदाना जी, सर है या नहीं? ये सच, मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री की तरह अर्धसत्य बोलते हैं। आप बता दीजिए ना। हाँ सुनिए, इनसे पूछिए, 3 महीने हो गए, हम जो कानून लाए हैं उसपे हमने ये प्रावधान कर दिया है कि कोई भी कारपोरेट जगत का, कोई भी पूंजीपति, कोई भी व्यापारी अगर किसानों से समर्थन मूल्य के नीचे फसल के खरीदेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। 3 महीने हो गए, ये स्वीकृति नहीं दे रहे केंद्र से। उत्तर दे, हम एक कानून और उसके साथ लेकर आए। सर, किसान को जेल में डालने का प्रावधान है या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने की सूरत में? हाँ या ना तो बता दीजिए। पूंजीपतियों को जेल में डालने का प्रावधान है। सर, किसान को भी जेल में डालने का प्रावधान है या नहीं है? अरे वो तो 2003 का मॉडल एक्ट था जो सारे राज्यों ने, 25 राज्यों ने लागू कर रखा है। ये पंजाब अकेले पता नहीं। 25 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है सर? 25 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है? सुनिए, बिल्कुल सुनिए रोहित सरदाना जी, बहुत बड़ा खुलासा करता हूँ। 2019 में लोकसभा में जवाब दिया है इसी सरकार ने। जो 2003 से हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, हम कृषि सुधार की बात कर रहे हैं, ये पूंजीपति उद्धार की बात कर रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। हमने यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस 25 राज्यों ने लागू कर रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 25 राज्यों ने लागू कर रखी है। इंटर स्टेट ट्रेड सारे राज्यों ने लगभग लागू कर रखा है और ये 2003 से ही चल रहा है। तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से किसानों को डरा क्यों रहे हैं पिछले 6 महीने से? नहीं, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी तो तुम बिक जाओगे, तुम्हारी जमीन चली जाएगी। अगर आप ये खुद कह रहे हैं कि लागू कर रखा है 25 राज्यों में, तो फिर लोगों को ये क्यों बता रहे हैं आप कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई तो आप लोग की जमीन चली जाएगी? बहुत अच्छा पूछा आपने। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सीपीसी में इन्होंने जो संशोधन, इन्होंने प्रोविजन कर दिया कि वो सीपीसी के तहत एसडीएम की कोर्ट में अगर मुकदमा है तो नहीं जा सकते। सर, उस पे तो सीधे तौर पर बताया जा चुका है। और जब किसानों ने जाके कहा कि हमें लिखित में चाहिए तो सरकार ने कहा कि हम संशोधन भी कर देते हैं। नहीं, कि आपको जिस भी अदालत में जाना हो आप जा सकते हैं। आगे बढ़कर सुन लीजिए, इन्होंने जो देखिए, ये तो 16 संशोधन की बात कर रहे हैं। अगर ये 16 संशोधन करेंगे तो उस कानून में कुछ बचेगा ही नहीं। हम कह रहे हैं निजी क्षेत्र में नहीं। सर, वापस आऊंगा तो इस बात पे गौरव भाटिया से कमेंट लूंगा। गौरव भाटिया, ब्रेक के बाद विस्तार से बोलिएगा अपनी बात, कि जो बात ये कह रहे हैं वो सच है या जो बात प्रधानमंत्री संसद में कह रहे हैं वो सच है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर भरोसा दे रहे एमएसपी है, थी और रहेगी, क्या उसके बाद आंदोलन खत्म होगा? राकेश टिकैत, किसान आंदोलन के नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं फिर गौरव भाटिया के पास। राकेश टिकैत हमारे साथ है। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा जवाब दिया है कृषि कानूनों को लेकर। आपको वे तो ये कह रहे हैं कि किसान घर चले जाओ।
तो किसान कैसे चले जाएगा घर? इतना बातचीत नहीं होगी, उसका समाधान नहीं होगा तो कैसे चलेगा? बातचीत लेकिन उन्होंने तो कहा है ना कि अगर संसद से कोई बात कही जा रही है तो उसका अपना वजन होता है। कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। उस पर कानून भी बनेगा, ये भी कह देना चाहिए उनको, कानून भी बनेगा। जो लोग भूख पे व्यापार करते हैं, भूख के आधार पर रोटियों की कीमत दिन रात बढ़ेगी, वो नहीं होगा। राजनीतिक मंच है, भूख पर व्यापार नहीं होगा। आप जो हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। इतना लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री ने बोला है, दे सकते न मंच दे फिर सकते, दिक्कत क्योंकि हमारा मतलब कहा अब कैसे बात बढ़ेगी? उन्होंने तो कहा कि बातचीत भी चल रही है। आपका बातचीत चलाओ, बातचीत क्या मतलब, बातचीत चलाओ। वो उनको कानून वापस ले लीजिए, किसान घर चला जाएगा। गौरव भाटिया बोलिए, राकेश टिकैत की बात पर भी और अभय दुबे की बात पर भी। देखिए, सबसे पहले तो कानून की कम जानकारी होने के कारण जिस तरह के तथ्य रखे जाते हैं आपके चैनल पे कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा, सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो पंजाब में है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो संशोधन पंजाब में अभी किया गया है, जो 3 कानून है उसके तहत, वो अनुच्छेद 254 में किया गया है। थोड़ा पढ़िए। और इन्होंने इसीलिए उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। दूसरी बात, आपको याद है 29 जनवरी 2021 को राहुल गांधी आए थे। तीनों कानूनों के नाम नहीं पता थे, उनसे उम्मीद भी नहीं है पता होंगे, लेकिन वो यहां तक बोल गए थे रोहित जी कि सिविल सूट नहीं फाइल कर सकता किसान, ये हक ले लिया। तो इसी कानून में पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में सेक्शन 26 क्या कहता है? नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन। सेम प्रोविजन यहां है। इसको वापस कराइए कैप्टन अमरिंदर जी से कह के। दूसरी बात, इन्होंने कहा हलफनामा 2015 का था, शपथ पत्र दिया। अरे उसके बाद एमएसपी 1.5 गुना लागू किसने करी? हमारी सरकार ने करी। तो बीच में ना बोले, बीच में। रोहित जी देखिए, शांत करा लीजिए इनके बीच में, इसीलिए एक शब्द नहीं बोला था आज मैं चाहता हूं इनका घिनौना चेहरा जनता के सामने आए। अरे आपका घिनौना चेहरा है। आपने किसानों किसानों की शहादत हो गई, हमारे घिनौने चेहरे की बात करते हैं आप। रोहित जी दामन की ये मैं इनसे चर्चा ही नहीं करूंगा। अभय जी कोई बात। अच्छा, एक चीज का जवाब सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे आप तो वो केवल सुनते रहे ना। आपने इतनी देर बात की ब्रेक से पहले, भाषा तो केवल सुनते रहे ना सर, मर्यादित भाषा प्रयुक्त नहीं की, केवल सुनते रहे ना सर। ठीक है ना, आप भी सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, सिरसा जी के पास आज सारे दर्शक से ये पूछ रहे हैं कि 2015 में जो शपथ पत्र में कहा वो अहम है, या उसके बाद एमएसपी 1.5 गुना कर दी, जिसकी तारीफ स्वामीनाथन जी ने खुद करी कि नरेंद्र मोदी जी ने करी। 8 साल तक कांग्रेस ठंडे बस्ते में डाली हुई थी। तीसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और यही भ्रम ये फैला रहे थे विपक्ष वाले। और दूसरी बात, इन्होंने क्या भ्रम फैलाया था, मैं इनकी भ्रम की राजनीति उजागर कर दूं। इन्होंने कहा था मंडी खत्म हो जाएंगी, और बजट देखिए रोहित जी, 1000 मंडियां बढ़ जाएंगी, कृषि मंडियां, ये भी प्रावधान किया गया। और चौथी बात, आपका चैनल अभी बता रहा था कि ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, पूछेंगे लता मंगेशकर जी या सचिन तेंदुलकर जी और जो हमारी प्रसिद्ध हस्तियां हैं, उन्होंने दबाव में तो नहीं ट्वीट किया। अरे इनको तो पहले कहना चाहिए कि जो धालीवाल है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उनके खिलाफ जो है मुंबई पुलिस भी जांच करे, कहीं रुपया मुंबई से तो नहीं आ रहा। क्योंकि आजकल जितनी भारत विरोधी गतिविधियां हैं, सबसे ज्यादा प्रखर रूप से महाराष्ट्र में और मुंबई में होती हैं। और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी से अब आप पूछताछ करेंगे। ये दिन आपके कांग्रेस पार्टी के सरकार के आ गए, महाअघाड़ी सरकार है, या आप केवल देश विरोध करने के लिए? अभय जी, और आपने रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट है, अभय जी, हरियाणा के ट्वीट को करते हुए ठीक गौरव, अभय जी शॉर्ट एंड क्रिस्प, फिर सिरसा जी वेट कर रहे हैं। वकील होने के बावजूद ये नहीं जानते कि अगर कोई केंद्र सरकार किसी विषय पर कानून बना दे तो राज्य सरकार का उसी विषय का कानून एग्जिस्ट नहीं करता। राज्य सरकार का कानून है भैया, आपको नहीं पता? आर्टिकल इनको पता ही नहीं है, राज्य सरकार का कानून है। रोहित जी प्लीज, ना केंद्र सरकार से कुछ नहीं कैसे पता। वकील हैं आप? आप सुनिए बात, जाके पूछेगा, बताएंगे कैसे वकील है। सच्चाई अरे ये प्रदेश का कानून है, 2013 में आया था, हरियाणा में मुख्यमंत्री अकाली दल के थे। पर्याप्त दे रहे हैं ये वाला कानून है, इसका क्या लेना देना? सिरसा जी से पूछ लेंगे ना, समर्थन मूल्य एक गवाह है ना पंजाब की राजनीति का, और उनसे पूछ लेंगे अभी। अभय जी बात पूरी कर लें, उसके बाद सिरसा जी बोलेंगे। बोलिए अभय जी, फटाफट बोलिए। और मुझे ये बता दीजिएगा, आपने जहां से बात शुरू की थी
कि सरकार अहंकारी है, तो जो भारत रत्न जिसको बनाए उसके बाद उसके ऊपर आईबी लगा दे, ये जांच करने के लिए इसने ट्वीट किसके कहने पे किया, वो अहंकारी है कि नहीं है, वो भी बता दीजिएगा। बोलिए। रोहित सरदाना जी, देखिए ये जो आपने पहले सवाल किया था ना, ये सवाल फूफियों का है नहीं, फूफी को जबरदस्ती बदनाम कर रहे हैं। ये तो जो आप मान रहे हैं कि फूफी आप ही हैं? नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएगी पूंजीपति, वो पूंजीपति जो फूफा है वो नाराज हो जाएंगे, इसका डर है। और ये इनकी राज्य सरकार, सुनिए, हरियाणा लिख रहा है कि आप जो समर्थन मूल्य तय कर रहे हैं, अरे अपना मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ का 10 दिन में कर्जा माफी हुई नहीं। इनकी सरकार बिहार की, ये अजय आलोक बैठे, वो चिट्ठी लिख रहे हैं। मैंने आपको बिहार का भी वो एक्ट आपको भेजा है। ये वकील होकर इतना नहीं जानते गौरव भाटिया जी कि अगर सेम सब्जेक्ट पर किसी ने कानून बना दिया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी सिरसा जी आ रहे हैं चर्चा में, पहले उस बात का जवाब दे दीजिए फटाफट कि तेंदुलकर के ऊपर आईबी लगाना वो अहंकारी सरकार की निशानी नहीं है। आपको मैं दिखाऊं कितने फिल्मी सितारों ने कोरोना काल में उद्धव ठाकरे की तारीफ में एक व्हाट्सएप ग्रुप के ट्वीट किए थे, वो आप लोगों ने करवाए थे पैसे देके या धमका के? दिखाऊं मैं अभय जी आपको? इतनी बड़ी भारत रत्न जैसी हस्तियां दबाव में तो नहीं है। तो देश के पक्ष में ट्वीट करना अपराध है क्या? देश के पक्ष में ट्वीट कर देना अपराध है क्या? अगर देखिए, नहीं आप देश के पक्ष में ट्वीट करने पे आप पैरवी बैठवाएंगे, उसके पीछे जांच करवाएंगे, और जो कहेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके लिए जाके खड़े हो जाएंगे कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी थी। देखिए रोहित सरदाना जी, ये समर्थन में ट्वीट करने की बात नहीं है, दबाव में ट्वीट तो नहीं किया उसका प्रश्न है। आप कैसे तय करेंगे, कैसे तय करेंगे? और फिर जो मैं पूछ रहा हूं, फिल्मी सितारों ने जो महाराष्ट्र सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे कि कोरोना से लड़ाई में कमाल कर रहे हैं, वो दबाव में कराए गए थे, डरा के कराए गए थे, धमका के कराए गए थे? बताइए। उनकी भाषा एक जैसी बिल्कुल थी। देखिए खोल के, देखिए खोल के एक जैसे थे। मैं कह रहा हूं आपसे, खोल के देखिए, खोल के देखिए। उसमें आपत्ति थी क्या? अगर वो देखिए, ये इसमें और उसमें बहुत मतलब कोई भी कहीं भी अपना राजनीतिक मकसद साधने के लिए किसी पर भी आपत्ति जता देगा, आप आईबी लगा देंगे उसके पीछे। सरकार हर व्यक्ति, मतलब आप आईबी लगा देंगे उसके पीछे। आप ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार होगी तो ये हालत कर देंगे तुम्हारी, धमकाना चाहते हैं आप लोगों को? अभय जी, समर्थन में जो खड़े हैं किसान आंदोलन के, उनके खिलाफ खड़े करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। अरे जी, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अपने देश के पक्ष में किसी विदेशी को जवाब देना वो किसानों के खिलाफ कैसे हुआ, और उसके लिए आप आईबी कैसे लगा सकते हैं किसी के पीछे? देखिए आईबी किसने कहा कि आईबी लगा दी? आपने सुना नहीं? जांच कर रहे हैं, गृह मंत्री का बयान, जांच कर रहे हैं। अच्छा, तो जांच कैसे करेंगे? जांच कैसे करेंगे बताइए ना, जांच कैसे करेंगे? तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसी के तहत जांच। क्या है वो बताइए ना, क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? क्या है? बात समझ लीजिए, यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं है, यहाँ पर किसानों के खिलाफ नियोजित रूप से देश को भड़काने का। अभय जी, यहाँ प्रश्न इस बात का है कि अगर कोई देश के पक्ष में ट्वीट कर रहा है तो वो किसान के खिलाफ कैसे है, पहली चीज। और दूसरा, जो देश के पक्ष में ट्वीट करता है उसके पीछे आप एजेंसी लगाते हैं। जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगता है, आप जाके बैठते हैं वहां पर कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, आप साथ बैठे थे जाकर, यह अभिव्यक्ति की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी आप साथ में बैठे थे अभय जी, आपको याद करना चाहिए कौन कौन नेता गए थे आपकी पार्टी के। मुझे नाम बताने की जरूरत है क्या, या भूल गए कौन कौन गए थे? वो जो नारे लगाकर भागे वो लोग कहाँ हैं? उसका सवाल पूछे, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप पैरवी में खड़े थे और आप उससे भाग नहीं सकते अभय दुबे। याद रखिएगा इस बात को, ये देश भूलेगा नहीं इस बात को। याद रखिएगा कि आप साथ खड़े थे, भूलेगा नहीं ये देश उस बात को। अब सिरसा जी और अजय आलोक, आप दोनों को ला रहा हूँ, जो किसानों के साथ बर्बर व्यवहार किया। सिरसा जी और अजय आलोक, आप दोनों को ला रहा हूं। पहले अजय आलोक जवाब देना चाहते हैं, दे दीजिए, फिर सिरसा जी से पूछूंगा किसान कानूनों की स्थिति पंजाब में क्या। अजय आलोक बोलिए। रोहित जी, इस देश में ये स्टैब्लिश हो चुका है कि निराशा और कुंठा में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व अब धीरे धीरे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ ही काम करना शुरू कर चुका है देश के। ये हर उन तत्वों को भरोसा देते हैं, बढ़ावा देते हैं और उनको एड करते हैं और अबेट करते हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। आप याद कीजिए 2014 से लेकर 20 तक ये अवार्ड वापसी गैंग, इतने अवार्ड वापस किए गए। तो क्या आज हम ये कह दें कि ये अवार्ड वापस कांग्रेस से कहने पे इन लोगों ने किए हैं, क्योंकि अवार्ड कांग्रेस पार्टी के टाइम में मिला था? अगर इस तरह की हरकत एक राजनीतिक दल करने लगे तो क्या देश का लोकतंत्र कभी सुरक्षित रहेगा? कांग्रेस पार्टी अपना मजाक उड़ा रही है, दिन ब दिन गिरते जा रही है। और देखिए, शेमलेसली डिफेंड कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि तेंदुलकर और लता मंगेशकर पे जांच करना ठीक है। हम जांच का आदेश दिए, किस बात के जांच के आदेश दिए भाई?
एक विदेशी आके अपमान कर रहा है, उसके विरुद्ध में कोई ट्वीट कर रहा है, कभी देश को एकजुट रहना चाहिए, उसकी जांच आप करवाएंगे और उसको शेमलेसली आप डिफेंड करेंगे। राहुल गांधी को बोलिए डिफेंड करने, आपको शर्म आती है नहीं आती है? उनकी राह में मांगनी चाहिए कांग्रेस ये पार्टी को। सम्मान हो गया, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। किसान का भला आप करते ना, किसानों की ये हाल नहीं होती। 1.5 लाख किसानों को मार के चली बिल्ली हज करने। अरे सबसे निर्लज पार्टी है आप लोग, शर्म नहीं आती है सम्मान हो गया। इनका देखा देखी एक से एक नेता कुछ बोलते रहते हैं। शरद पवार को बयान दे देते हैं कि तेंदुलकर को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए भाई? आपके हिसाब से चलेगा देश? बताइए ना। अरे अपने ऑटोक्रेसी के दिमाग से बाहर निकलिए। 10 जनपद तक देश नहीं सिमटा हुआ है। अब ये क्षमा नहीं करे, 10 जनपद तक देश नहीं सिमटा है, देश आगे बढ़ गया है। अबे जी कहीं के नहीं रहेंगे आप, कहीं के नहीं रहेंगे। 10 जनपद की परिक्रमा करनी बंद कीजिए। डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं अब देश रहेगा। वो दिन लद गए, अरे आप दिन लद गए। आ जाती है कितनी निर्लज्जता से। नेशनल हेराल्ड की चोरी करते करते अब देश की चोरी करने लगे हैं आप लोग। अरे वो 1,00,000 चुप रहिए, 1,000 करोड़ रुपए चुप रहिए, फालतू आप चिल्ला रहे हैं। आप जानते हैं बिना बात के चिल्ला रहे हैं आप, बिना बात के आप चिल्ला रहे हैं। आपको शर्म भी नहीं आती? माफी मांगनी चाहिए पहले आपको। अरे आप मांगिए देश से माफी, पहले माफी मांगिए। चलिए प्लीज चलिए झगड़ा नहीं। जो महाराष्ट्र सरकार सिरसा जी आखिरी कमेंट। राकेश टिकैत कह रहे हैं कानून वापस नहीं होंगे तो घर वापस नहीं जाएंगे। सरकार कह रही है कानून तो रहेंगे। आपको मुझे गाली देनी है, दे दीजिए। पीएम कह रहे हैं अच्छा हो तो आप रख लीजिएगा, बुरा हो तो मेरे खाते में डाल दीजिएगा। ये पीएम ने आज संसद में कहा, आपने सुना भी होगा। सिरसा जी लास्ट कमेंट। रोहित जी, आपको एक बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टार्टिंग में कहा था कि किसानों का सरकार के साथ विश्वास नहीं है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है। तो अगर आज किसान इस बात को कह रहा है तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो उनको बात कही किसानों को, तो ये तो किसानों के साथ बैठ के उनके मंत्रियों को चर्चा करके और प्रधानमंत्री जी की बात चर्चा करा के इस मसले को तो उनको निपटाना, हम तो कुछ कर नहीं सकते। किसानों की, हम तो सिर्फ किसानों की हमदर्दी के लिए खड़े हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज भी जो टीवी पे डिबेट हो रही है जी, इस डिबेट से किसानों का नुकसान होता है। हम तू मैं करके किसानों को एक ईगो सिस्टम में लाके खड़ा कर देते हैं। वो कह रहा है वो किसान गलत है, वो कहता है वो किसान गलत है, दूसरा कह रहा है किसान छोटा है, एक बड़े वाला किसान आ जाता है, एक छोटे वाला किसान आ जाता है। किसान किसान है, किसान की कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। और गेहूं एक ही भाव बिकता, चाहे बड़े किसान का हो चाहे छोटे किसान का हो। ये वहम डालना बंद किया जाए सरकार की तरफ से भी। चलिए सर, लड़ाई तो इसी बात की थी ना कि बड़े किसान का गेहूं तो महंगा बिक जाता है, लेकिन छोटा किसान मंडी पहुंचता ही नहीं। छोटे किसान से बड़ा किसान सस्ते में खरीद के मंडी तक महंगा कर देता ले जाते हुए। और उसी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए सरकार ने कहा हम कानून लेके आए। बहरहाल किसान नेता भी आएंगे ब्रेक के बाद, हल्ला बोल होगा, उसमें किसान नेता भी मौजूद होंगे। उनसे भी पूछेंगे अंजना कि आज जो प्रधानमंत्री ने सदन में कहा उसके बाद उनकी खुद की प्रतिक्रिया क्या है, वही जो राकेश टिकैत कह रहे हैं या उससे इतर भी कोई आवाज है। और साथ ही ब्रेक के बाद जो सवाल हमने आज आपसे पूछा उसका जवाब बताएंगे। आप देख रहे हैं आज तक। तो सवाल हमने आपसे पूछा, क्या आंदोलन जीवियों पर मोदी के प्रहार से किसान आंदोलन कमजोर होगा? 72% लोगों को लगता है हाँ, 28% को लगता है नहीं। आगे हल्ला बोल अंजना के साथ देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।